हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है वन शॉट लेक्चर की, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज। तो इसका एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपका आया है। 100+ व्यू उसके हो चुके हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर। तो आज का हमारा सेकंड सब्जेक्ट होने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से, वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो देखिए बच्चों, इस सीरीज से काफी मदद आपको मिलने वाली है आपके रिवीजन में। और लगभग यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स आ गए हैं मई के एंड में, और जो जून के स्टार्टिंग में है वो लगभग यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होने वाले हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज का नोटिफिकेशन नहीं आया अभी, वो बच्चे भी तैयार हो जाइए, क्योंकि लगभग यूनिवर्सिटीज ने अपने नोटिफिकेशन जारी कर दिए, अपने एग्जाम फॉर्म डेट जारी कर दी है। तो तैयार हो जाइए, अब टाइम आ गया स्टडी करने का, काफी दिन मजे कर लिए, अब स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सभी यूनिट्स के सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे शॉर्ट के अंदर, जिससे आपको काफी अच्छा रिवीजन होने वाला है। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उन सभी को मैं गाइड करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट लेक्चर आपको मिलेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के, और नोट्स का लिंक भी मिलेगा आपको। नोट्स भी ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो चलिए, ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, काफी मदद मिलने वाली है आपको। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल का मतलब तो समझते हैं आप, फार्मासी फील्ड में हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसको फार्मास्यूटिकल बोल दिया हमने। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या समझते हैं? किसी चीज की जांच करना, जांच करना ही तो एनालिसिस का मतलब एक तरीके से देखें तो किसी चीज की जांच करना। और आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से स्टडी किया होगा, अब रिवीजन आपका अच्छे से होने वाला है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन मतलब इसके अंदर क्या होता है? तो देखिए डेफिनेशन, देखिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, डिटरमाइनिंग, क्वांटिफाइंग और प्यूरिफाइंग ए सबस्टेंस। मतलब कोई सबस्टेंस है, उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती है, डिटरमाइन की जाती है, और उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, उसकी क्वांटिटी चेक की जाती है, वो प्योर है या नहीं है, सब कुछ चेक किया जाता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। प्यूरिफाइंग ए सबस्टेंस और द कंपोनेंट ऑफ ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, और डिफरेंट टेक्निक की मदद से यहाँ पे ये चीजें चेक की जाती है। तो बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। तो बेटा देखिए, इस स्कोप वही चीज है जिस चीज में हेल्प करती है, जैसे क्वालिटी में हेल्प करती है, सेफ्टी में हेल्प करती है, इफिकेसी में हेल्प करती है, जैसे एंश्योर क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ ड्रग, हेल्प इन ड्रग डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स के अंदर हेल्प करता है। तो ये स्कोप ही होते हैं। और इन्वॉल्व इन एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स, फिनिश प्रोडक्ट, सभी के एनालिसिस के अंदर इसका यूज होता है। और सपोर्ट स्टेबिलिटी स्टडीज, बायोबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज, मतलब कंप्लीट एक तरीके से डिपेंड होता है कोई भी ड्रग इसके ऊपर। एनालिसिस नहीं होगा तो उसको पास नहीं कर सकते, आगे मार्केट के अंदर फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे डेफिनेशन एंड स्कोप हमारे कवर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक की जाएगी, इफिकेसी चेक की जाएगी, क्वांटिटी चेक की जाएगी, प्योर है या नहीं है चेक किया जाएगा। तो दो टाइप से डिवाइड किया गया है, क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो क्लासिकल मेथड में बेसिकली ग्रेविमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, वॉल्यूमेट्रिक को बेसिकली टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल में स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसके अलावा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, जैसे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और HPTLC भी होती है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स भी यूज होते हैं, जैसे पोटेंशियोमेट्री, पोलरोग्राफी। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस है, याद रखना, आगे हमें इनको स्टडी करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपको, लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बेसिकली कंसंट्रेशन रेफर टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट परसेंट इन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट है। मतलब कि एक कंसंट्रेशन मतलब कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितना अमाउंट सॉल्वेंट का प्रेजेंट, मतलब कितना परसेंट प्रेजेंट है, उसको कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो बेसिकली जो परसेंटेज होता है ना, उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 3 टाइप से कर सकते हैं। एक तो
W/W, W/V और V/V, मतलब W का मतलब यहाँ पे है वेट और V का मतलब है वॉल्यूम, वेट बाय वेट। अब वेट को किस यूनिट में हम देखते हैं, ग्राम ग्राम या केजी में देखते हैं ना, और वॉल्यूम को किस में देखते हैं, मिलीलीटर या लीटर में देखते हैं। तो यहीं से हमारा ये क्लियर हो जाएगा, जैसे वेट बाय वेट जो परसेंटेज है हमारा ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट भी ग्राम में होगा और सॉल्यूशन भी ग्राम में होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो एग्जांपल देखिए 5% वेट बाय वेट NaCl मीन 5 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बहुत इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वेट की जगह वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम को ml या लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बस इतना ही है। ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ग्राम जो हमारा सोल्यूट है वो तो ग्राम में ही आएगा क्योंकि वेट है। और तो एग्जांपल देखिए 5% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज मीन 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml। तो यहाँ पे ग्राम की जगह क्या आ गया, ml आ गया, इतना ही डिफरेंस आएगा। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब दोनों साइड यहाँ पे ml में आएगा। तो देखिए ml ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो एग्जांपल देखिए 70% वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल मीन 70 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोलरिटी मोलिलिटी, दोनों की डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इक्वेशंस आपसे नहीं पूछी जाएगी, कोई एग्जांपल आपसे नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन बनेगी। तो मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है मोलरिटी और मोलिलिटी, तो मोलरिटी में तो लीटर में होगा सॉल्यूशन और मोलिलिटी में ग्राम या किलोग्राम में होगा, बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों के अंदर, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने सोल्यूट के मोल हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, फॉर्मूला देखिए सेम है, मोल ऑफ सोल्यूट, लेकिन नीचे यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे मास आ जाएगा, मास मतलब केजी में, किलोग्राम में इसको देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल देखिए मोलरिटी का, 1 मोलर HCl मीन 1 मोल HCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और यहाँ पे देखिए 1 मोलर NaCl मीन 1 मोल NaCl इन 1 kg वाटर, केजी में आएगा यहाँ पे, बस इतना सा डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशन याद कर लेना। आगे है नॉर्मेलिटी, जैसे मोलिलिटी होता है वैसे नॉर्मेलिटी होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा सोल्यूट की जगह। तो फॉर्मूला देखिए ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यूजुअली यूज मेनली इन एसिड बेस एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन। आगे है लास्ट मोलर फ्रिक्शन, ये भी एक तरीके से नॉर्मेलिटी इन मोलिलिटी की तरह ही है, रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन है एक मोल का रेशियो कितना है और कंप्लीट सॉल्यूशन के मोल का रेशियो कितना है, उसको बोलते हैं मोलर फ्रिक्शन। फॉर्मूला देखिए इसको H से डिनोट करते हैं, मोल ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का और टोटल का। तो नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो बेसिकली कुछ डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। चलिए एक है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, 2 यूनिट्स हैं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेशंस होती हैं। पार्ट्स पर मिलियन बेसिकली पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट, पर मिलियन पार्ट, और यहाँ पे आएगा पर बिलियन पार्ट, इतना ही डिफरेंस है, बस इतना याद कर लेना, आपको काफी हेल्प है। अब बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्या इनके एग्जांपल्स होते हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक टेबल में ही सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हाईली प्योर होते हैं। एक बात तो ये है कि हाईली प्योर होते हैं, स्टेबल होते हैं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, यूज डायरेक्टली टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए किस सॉल्यूशन का यूज होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड का। एग्जांपल देखिए इसका प्राइमरी स्टैंडर्ड का, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पेथलेट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई प्यूरिटी होगी, स्टेबल होंगे एयर के अंदर, सोल्यूबल इन सॉल्वेंट, नॉन मोलिकुलर वेट होगा इनका, मोलिकुलर वेट पता नहीं होगा। अब बात करें सेकेंडरी स्टैंडर्ड की, तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड एक सॉल्यूशन whose concentration is determined by स्टैंडर्डाइजेशन अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब इसकी कंसंट्रेशन पता लगाई जाती है, इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में कंपैरिजन करके, ऐसे प्योर नहीं होता है।
चलिए एग्जांपल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हैं। लेस स्टेबल होगा, में रिएक्ट विद एयर के साथ रिएक्ट कर सकता है, नीड फ्रीक्वेंट स्टैंडर्डाइजेशन की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। शॉर्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वरियर, मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। ये दे सकता है आपको 5 मार्क्स में कोई भी एक कंपाउंड उठा के कि इसका प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन बताइए। तो प्रिपरेशन में तो सिंपल है कि जो प्रिपरेशन है, कितना अमाउंट लेना है, किसमें मिक्स करना है, वो प्रिपरेशन हो गई। स्टैंडर्डाइजेशन में टाइट्रेशन होती है, रिएक्शन आपको याद करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, प्रिपरेशन प्रिपेयर करना 0.1 मोलर। तो इसके लिए क्या करेंगे, 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हमें लेंगे यहाँ से डिहाइड्रेट और डिसोल्व करेंगे इसको डिस्टिल वाटर के अंदर, मेक वॉल्यूम अप टू 1 लीटर को वॉल्यूम को अप कर देंगे। ये सब चीजें आप जानते हैं, आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अगेंस्ट स्टैंडर्ड NaOH की। ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे स्टैंडर्डाइजेशन में, अगेंस्ट NaOH। तो टाइट्रेट ऑक्जेलिक एसिड होगा विद स्टैंडर्ड NaOH यूजिंग फिनोक्सिलिन इंडिकेटर यहाँ पे यूज होगा जब तक रिएक्शन करवाई जाएगी, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और ये रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है, H2C2O4 प्लस 2 NaOH इक्वल्स टू Na2C2O3 सॉरी O4 प्लस 2H2। रिएक्शंस भी याद करनी है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में अगर पूछा जाएगा तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करने के लिए 4 ग्राम ऑफ NaOH प्लेट केयरफुली इन वाटर के अंदर मिक्स करेंगे और मेक कर देंगे वॉल्यूम को 1 लीटर तक। याद रख लेना ये। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे, अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड के साथ इसका अपोजिट होगा। वहां पे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा था, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड, तो इजीली याद हो जाएगा आपको। टाइट्रेट NaOH अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड यूजिंग फिनोक्सिलिन इंडिकेटर, एंड पॉइंट कलरलेस टू पिंक। एंड पॉइंट यहाँ पे पिंक कलर का हमें मिलने वाला है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर अप्रोक्स 1.1 नॉर्मल, डाइल्यूट अबाउट 8.5 ml ऑफ कंसंट्रेटेड HCl टू 1 लीटर। स्टैंडर्डाइजेशन अगेंस्ट Na2CO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, यूज मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर, येलो टू ऑरेंज यहाँ पे हमें कलर दिखने वाला है। और ये रिएक्शन होगी सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन होगी 2HCl के साथ, तो बनेगा हमें यहाँ पे 2NaCl, H2 और CO2। तो रिएक्शंस भी याद करना है। चलिए नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट। इसको प्रिपेयर करने के लिए 25 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट मेक अप टू 1 लीटर, और स्टैंडर्डाइज यूजिंग आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन होने वाली है। और यहाँ पे स्टार्च एज इंडिकेटर यूज होगा, ब्लू टू कलरलेस आपको रिजल्ट मिलने वाला है। लास्ट है सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर अप्रोक्स 0.1 नॉर्मल, डाइल्यूट अबाउट 2.8 ml ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू 1 लीटर को मतलब वॉल्यूम मेकअप करेंगे। और स्टैंडर्डाइजेशन होगा इसके अगेंस्ट में NaOH के। देखिए याद करने पड़ेंगी ये चीजें, बिना याद करे काम नहीं चलने वाला। अगर क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूजन हो जाओगे एक भी। रिएक्शन यहाँ पे H2SO4 प्लस 2 NaOH की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट में मिलेगा सोडियम थायोसल्फेट 2H2O, और फिनोक्सिलिन इंडिकेटर यहाँ पे यूज होगा, कलरलेस टू पिंक रिजल्ट हमें मिलने वाला है। नेक्स्ट और लास्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का स्टैंडर्डाइजेशन तो लगभग बच्चों ने किया है, क्योंकि 12th के अंदर 11th के अंदर भी होता है और हमारे बी फार्मा के अंदर भी होता है। पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन के लिए डिसोल्व 3.2 ग्राम ऑफ KNO4 क्रिस्टल मेकअप टू वॉल्यूम अलाउ टू स्टैंड दैट फिल्टर। यहाँ पे देखिए एक खासियत होती है पोटेशियम परमैंगनेट की, ये सेल्फ इंडिकेटर होता है, इसमें इंडिकेटर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टैंडर्डाइजेशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड, रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो बेसिकली यहाँ पे ये रिएक्शन है इसकी, नो इंडिकेटर नीडेड, सेल्फ इंडिकेटिंग, पिंक कलर यहाँ पे हमें दिखेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो सेरिक अमोनियम सल्फेट को प्रिपेयर करने के लिए डिसोल्व 66 ग्राम ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट, एड लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का भी अमाउंट ऐड किया जाता है जिससे हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है इसका। मेकअप टू 1 लीटर। स्टैंडर्डाइजेशन अगेंस्ट आयरन के अगेंस्ट में स्टैंडर्डाइजेशन होता है सोल्यूशन लाइक मोहर साल्ट इसको बोलते हैं, Fe2 को रिएक्शन होगी। और यहाँ पे फेरोइन और ऑर्थोफिनेफ्रोलिन इंडिकेटर यूज होगा, कलर चेंज ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। देन हमारा स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे नोट किया जाएगा, रीडिंग नोट की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एरर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं, सोर्स ऑफ एरर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए सोर्स ऑफ एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है,
फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई दिक्कत हो, कैलिब्रेट नहीं किया गया हो, बैलेंस नहीं हो उसके अंदर, पिपेट कैसी है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज में यूज कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल पे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा पर्सनल एरर हो सकता है, जैसे कोई आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो आपसे भी गलती हो सकती है ना, केयरलेसनेस, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, पैरालेक्स एरर, कोई भी एरर हो सकता है कि आपने रीडिंग गलत देख ली हो, तो कुछ भी हो सकता है। मेथड एरर बेसिकली इनपरफेक्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड की मेथड अलग है और आप दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं तो भी दिक्कत आ सकती है। एनवायरमेंटल एरर हो सकती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज, ये भी अफेक्ट कर सकता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को। रिएजेंट एरर, इम्प्योर एंड डिटोरिएट केमिकल और कोई डिस्ट्रॉय केमिकल है, एक्सपायर केमिकल है, उसका यूज कर लेंगे तो भी एरर आ सकता है। तो ये कुछ सोर्स ऑफ एरर है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, सिस्टमिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। जो सिस्टमिक एरर होते हैं ना, वो प्रेडिक्ट होते हैं, रिप्रोड्यूसिबल होते हैं, मतलब पता लग जाता है उनके बारे में। कोज किस कारण से हो सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट के कारण हो सकते हैं, प्रोसीजरल मिस्टेक्स के कारण हो सकते हैं, रॉन्ग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की वजह से हो सकते हैं। ये कुछ कॉजेस हैं सिस्टमिक एरर्स के। एग्जांपल देखिए, कंसिस्टेंटली हाई रीडिंग ड्यू टू मिसकैलिब्रेटेड बैलेंस, मतलब कि अगर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं होगा तो रीडिंग प्रॉपर आएगी, तो ये एग्जांपल है सिस्टमिक एरर का, इसका पता लग जाएगा। रैंडम एरर, रैंडम एरर कैसे होते हैं? अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इनका पता नहीं लगा सकते। कोज बाय अननोन फैक्टर, कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसका पता नहीं होता है। वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, एग्जांपल स्लाइट वेरिएशन इन रिपीट वेइंग, मतलब कि अगर बार बार हम वे कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आएगी, कभी क्या वेट आएगा कभी क्या वेट आएगा, तो उसका पता नहीं लगेगा कैसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, या तो वेइंग मशीन खराब हो सकती है। ग्रोस एयर, बिग मिस्टेक ड्यू टू ह्यूमन ब्लंडर्स, एग्जांपल यूजिंग रॉन्ग केमिकल, स्पिलिंग सॉल्यूशन, रॉन्ग केमिकल का यूज करने से भी इसको बोलते हैं ग्रोस एरर। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एरर हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, मिनिमाइजिंग एरर, मतलब मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, कैसे एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। चलिए, proper calibration and maintenance of instrument, follow correct and standardized procedure, मतलब प्रॉपर कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट और फॉलोइंग करेक्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर का फॉलो करके, रिपीट एक्सपेरिमेंट एंड टेकिंग एवरेज रीडिंग, जैसे 3 टाइम रीडिंग लेते हैं ना, आपने भी ली होगी। प्रोटेक्ट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं होना चाहिए इसके दौरान, यूजिंग प्योर एंड फ्रेश रिएजेंट का यूज करके, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, गुड लेबोरेटरी, जीएलपी का मतलब हमने जो भी लेबोरेटरी के स्टैंडर्ड्स होते हैं उन सभी को फॉलो करना होता है। तो ये है मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी का एक सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है ना बहुत करीब होता है, पास होता है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में सेंटर में होता है, मतलब बिल्कुल क्लोज होता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू एक्चुअल वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू 1 है, तो इसकी मतलब इसके आसपास जो रिजल्ट आएगा ना उसको बोलेंगे एक्यूरेसी। एग्जांपल देखिए, इफ द ट्रू वेट इज 100 ग्राम एंड यू गेट 99.9 ग्राम, इट इज हाईली एक्यूरेट, इसको बोलेंगे एक्यूरेट। अगर ये 99 होगा तो कम होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। अब बात करेंगे प्रिसीजन की। तो प्रिसीजन में क्या है कि इसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, इधर उधर हो सकता है। जैसे क्लोजनेस ऑफ रिपीट मेजरमेंट टू ईच अदर, जैसे हम 3 रीडिंग ले रहे हैं किसी भी टाइट्रेशन की, तो वो तीनों एक दूसरे के आसपास आएगी, सेम नहीं आएगी, तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन। डेफिनेशन होती है क्लोजनेस ऑफ रिपीट मेजरमेंट टू ईच अदर इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्रू वैल्यू। और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, वेइंग ए सैंपल मल्टीपल टाइम एंड गेटिंग 99.8 ग्राम, 99.9 ग्राम, 100 ग्राम, सो हाई प्रिसीजन, इसको बोलते हैं आसपास ही है, ज्यादा जोर नहीं जा रहा, तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन। और एक्यूरेसी का मतलब आप समझ सकते। चलिए, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है लेकिन बहुत इजी है। डिजिट इन ए नंबर दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स एक्यूरेसी, ये भी एक्यूरेसी में कंट्रीब्यूट करती है। ये साइड में आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखिए 4.0123। अब देखिए एक बार रूल देखिए इसका, फिर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो नॉन जीरो होती है ना, मतलब जीरो के अलावा जो वैल्यूज होती है ना वो सिग्निफिकेंट होती है, यहाँ पे उनको काउंट करेंगे। और जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जैसे 1 और 0 और 2, इनके बीच में जीरो आ रहा है ना नॉन सिग्निफिकेंट के, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, काउंट करेंगे इसको। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब अगर स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है
तो उसको सिग्निफिकेंट वैल्यू में काउंट नहीं करेंगे। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि अगर जीरो, बिल्कुल यहाँ पे जीरो को काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, 23.40 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 कैसे हुआ, कहां से काउंट कर रहे हैं? देखिए अब इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, यहाँ पे 0 1 2 3, जीरो को काउंट नहीं करेंगे। 1 हमारी 1 हो गई सिग्निफिकेंट फिगर, और ये हमारी 2 सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, या थर्ड हमारी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। तो यहाँ पे देखिए हमारा, हाँ, लास्ट में क्या लिखा हो, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर, अगर बाद में जीरो आता है ना तो उसको काउंट करेंगे। तो देखिए इसमें यही है, इस एग्जांपल में 23.40 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और थोड़ा सा अपोजिट हो गया इसमें, ये नीचे वाला ऊपर का है, शायद ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। नीचे वाला देखिए 0.0045, तो यहाँ पे 4 और 5 दो हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट वैल्यू किस हिसाब से हो गई, ये थोड़ा डाउट है मेरे को। तो यहाँ पे देखिए, और बाकी इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, जीरो को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ भी जीरो को काउंट नहीं करें, तो फिर यहाँ कैसे 4 हो गए? यहाँ पे या तो 2 हो सकती है या 1 हो सकती है, दो ही चीजें पॉसिबल हो सकती है, तो ये रॉन्ग हो सकता है, इसको भूल जाइए, आप ये याद कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं फार्माकोपिया क्या होता है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी एंड लिमिट टेस्ट। फार्माकोपिया आप सभी जानते हैं एक ऑफिशियल बुक होती है जिसके अंदर ड्रग से रिलेटेड, ड्रग की आइडेंटिटी, प्यूरिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स मेंशन होते हैं उसके अंदर, उसके थ्रू ही, उसकी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो डेफिनेशन देखिए, एन ऑफिशियल बुक कंटेनिंग रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इंक्लूडिंग देयर आइडेंटिटी, प्यूरिटी, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी। डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग फार्माकोपिया आती हैं, जैसे इंडियन फार्माकोपिया हमारे इंडिया का है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया है। फंक्शंस क्या होते हैं? सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं, प्रोवाइड मेथड फॉर प्रिपरेशन, असे एंड स्टोरेज कंडीशन, सभी मेथड्स के अंदर मेंशन होते हैं, अश्योर पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को श्योर करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा फार्माकोपिया। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट। मेडिसिनल एजेंट कैसे इम्प्योर हो सकते हैं, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? तो सबसे पहला है रॉ मटेरियल इम्प्योरिटीज, रॉ मटेरियल की वजह से इम्प्योर हो सकता है, कंटामिनेशन फ्रॉम सोर्स मटेरियल और रीएजेंट। सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई एरर आ जाए, इनकम्प्लीट रिएक्शन, साइड रिएक्शन और कंटामिनेशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो ये भी एक इम्प्योरिटी हो सकता है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। स्टोरेज कंडीशन, कौन सी कंडीशंस में स्टोर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, डिग्रेड ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर, मॉइस्चर, लाइट और टेम्परेचर, सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। हैंडलिंग एंड पैकेजिंग कैसे की गई है वो भी डिपेंड करता है, इंट्रोडक्शन टू डस्ट, डाइट, पैकेजिंग मटेरियल, रेसिड्यू। इसके अलावा इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, मिक्सिंग चीपर सब्सटेंस टू इंक्रीज प्रॉफिट, मतलब जानबूझ के मिलाया गया हो कि सस्ते प्रोडक्ट मिला देंगे जिससे प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते, तो ये इलीगल है बेसिकली, ये सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज हो सकता है। केमिकल चेंजेस या कोई ऑक्सीडेशन हो गया हो, हाइड्रोलाइसिस, पॉलीमराइजेशन ऑफ ड्रग ओवर टाइम, इसकी वजह से भी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, ये भी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट बेसिकली क्या होता है, इसमें चेक की जाती है क्वालिटी एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरप्योरिटीज, मतलब कि कोई भी कंपाउंड है उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, लिमिट टेस्ट किया जाता है जिससे पता लगा है कि वो कितना प्योर है, कितना 100% क्वालिटी उसकी इंप्रूव है। पर्पज क्या होता है? टू एंश्योर इंप्योरिटीज आर विद इन परमिसिबल लिमिट, की एक परमिसिबल लिमिट होती है, उससे ज्यादा इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड डिटेक्ट क्लोराइड आयन, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट डिटेक्ट सल्फेट आयन, लिमिट टेस्ट फॉर आयन डिटेक्ट ट्रेस ऑफ आयरन, limit test for lead detect lead contaminations, or limit test for heavy metal detect metal like arsenic, cadmium, etc. जनरल प्रिंसिपल होता है इसका कंपेयरिंग द टेस्ट सॉल्यूशन, मतलब एक टेस्ट सॉल्यूशन होता है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, दोनों को कंपेयर किया जाता है। टर्बिडिटी और कलर इंटेंसिटी चेक की जाती है विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो ये होते हैं कुछ लिमिटेड्स, तो याद कर लेना इनको एक बार। वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आई थिंक ज़्यादा पूछे जाते हैं लिमिट टेस्ट, और एनालिसिस के अंदर इतना नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब देखते हैं यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, सभी टॉपिक्स का आपका रिवीजन हो चुका है। अब बात करेंगे यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में फर्स्ट टॉपिक है एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सी थ्योरी इसमें। फर्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। तो दो थ्योरीज हैं बेसिकली, ऑस्टवाल्ड थ्योरी और
क्यूनोइड थ्योरी। ओस्टवाल्ड थ्योरी में क्या होता है, इंडिकेटर आर वीक एसिड एंड बेस होते हैं इसके अकॉर्डिंग, और कलर चेंज अकर ड्यू टू आयोनाइजेशन। ओस्टवाल्ड ने ये बताया था कि इंडिकेटर आर वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, और जो कलर चेंज होता है ना रिएक्शंस में, वो बेसिकली आयोनाइजेशन के कारण होता है। तो ये ओस्टवाल्ड थ्योरी है, पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के अंदर। क्यूनोइड थ्योरी बेसिकली इंडिकेटर एक्सिस्ट इन टू ट्यूटोमेरिक फॉर्म्स, मतलब 2 फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं इंडिकेटर। जैसे कि एक बार तो कलर शो हो रहा है, एक बार कलर शो नहीं हो रहा, तो मतलब इसके इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि ये 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी क्यूनोइड थ्योरीज। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। बेसिकली 4 टाइप की एसिड बेस टाइट्रेशन होती हैं। देखिए फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच होगी, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच होगी, वीक एसिड और वीक बेस के बीच होगी। 4 टाइप की हमारी एसिड बेस टाइट्रेशन होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड वीक बेस। तो याद रख लेना इसको। यहाँ पे देखिए हमारा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH हमारा वीक एसिड है। तो ये घुमा फिरा के यहाँ पे बात हो रही है, और वीक बेस हमारा यहाँ पे NH4OH है, और वीक एसिड हमारा यहाँ पे CH3COO। 4 ही कंपाउंड यहाँ पे यूज होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थ्योरीज ऑफ टाइट्रेशंस। बेसिकली थ्योरी देखिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है ना, शार्प इक्विवेलेंस पॉइंट एट pH 7। यहाँ पे शार्प इक्विवेलेंट पॉइंट यहाँ पे हम देखने को मिलने वाला। आगे इसके कर्व देखेंगे हम, ग्राफ देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस इक्विवेलेंस पॉइंट एट pH लेस देन 7 एसिडिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो रिएक्शन होगा उसमें वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगी, इक्विवेलेंस पॉइंट एट pH मोर देन 7 बेसिक होगा ये। और वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन होगी नो शार्प इक्विवेलेंट डिफिकल्ट टू टाइट्रेट, यहाँ पे टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन कर्व देखिए बेटा, न्यूट्रलाइजेशन कर्व 5 मार्क्स में पूछा जाता है, पीछे पहले भी पूछा गया है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ग्राफ ऑफ pH एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, ये बेसिकली 4 टाइप के हमारे न्यूट्रलाइजेशन कर्व होंगे अकॉर्डिंग टू एसिड बेस टाइट्रेशंस। शार्प ऑफ कर्व हेल्प सेलेक्ट प्रॉपर इंडिकेटर चेंज नियर इक्विवेलेंट पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशंस की। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होती है? टाइट्रेशन परफॉर्म इन सोलवेंट अदर देन वाटर, मतलब कि नॉन एक्वस नाम ही छुपा हुआ ना, कि यहाँ पे वाटर का यूज नहीं होगा। नॉन एक्वस, एक्वस यहाँ पे यूज नहीं होगा, वाटर यूज नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली अदर सोलवेंट्स यूज होंगे, जैसे टाइप ऑफ सोलवेंट प्रोटोनिक सोलवेंट यूज होगा, डोनेट करते हैं जो प्रोटोन का, जैसे एसिटिक एसिड है। एप्रोटिक सोलवेंट यूज होगा, नो प्रोटोन टू डोनेट एसीटोन। और बेसिक सोलवेंट जैसे असेप प्रोटोन, लिक्विड अमोनिया, ये कुछ सोलवेंट्स हैं जो नॉन एक्वस टाइट्रेशंस के अंदर यूज होने वाले हैं। जैसे फर्स्ट है एसिडिमेट्री टाइट्रेशन ऑफ बेस होती है, एंड एल्केलीमेट्री टाइट्रेशन ऑफ एसिड, याद रखना इसको, इन नॉन एक्वस मीडिया। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखिए, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, ये पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। कैसे एस्टिमेट करते हैं? टाइट्रेशन विद परक्लोरिक एसिड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड मीडियम। एस्टिमेशन ऑफ एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, टाइट्रेट विद परक्लोरिक एसिड इन नॉन एक्वस मीडियम, ग्लेशियल एसिटिक एसिड यहाँ पे भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन है। देखिए फ्लो चार्ट देखते हैं एसिड बेस एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन का, दोनों कैसे क्या प्रोसेस होती है। तो स्टार्ट, इट इज द सब्सटेंस सोल्यूबल इन वाटर। तो बेसिकली जो एसिड बेस टाइट्रेशन है ये वाटर में सोल्यूबल होती है, और नॉन एक्वस टाइट्रेशन हमारी सोल्यूबल नहीं होती है, यहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज होता है। परफॉर्म एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन, यहाँ पे एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन होगी, और परफॉर्म नॉन एक्वस टाइट्रेशन यहाँ पे होगी। यहाँ पे चूज टाइप स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड और बेस कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज होगा। चूज सोलवेंट, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसीटोन्स का यहाँ पे यूज होगा। सिलेक्ट सुटेबल इंडिकेटर बेस्ड ऑन pH रेंज। चूज टाइट्रेंट, यहाँ पे इंडिकेटर यूज होंगे, यहाँ पे टाइट्रेंट चूज करना होगा, जैसे परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी। परफॉर्म टाइट्रेशन, प्लॉट न्यूट्रलाइजेशन कर्व, जो एसिड बेस टाइट्रेशन होती है उसके अंदर कर्व ड्रॉ करना होता है, और नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर कैलकुलेट करते हैं रिजल्ट को, और एंड हमारा रिजल्ट यहाँ पे आता है। काफी डिफरेंस है इनके अंदर, डिफरेंस पे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन कर्व बेसिकली एसिड बेस टाइट्रेशन से ही रिलेशन रखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बेसिकली HCl वर्सेस NaOH, pH यहाँ पे लो से स्टार्ट होगी। शार्प जंप अराउंड pH 7 एट इक्विवेलेंस, मतलब कि शार्प जंप होगा pH 7 पे, इक्विवेलेंट पॉइंट होगा। और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिकली एसिटिक एसिड और NaOH की रिएक्शन होगी, pH स्टार्ट अराउंड 3
टू 4 pH से स्टार्ट होगा और ग्रेजुअल राइज इक्विवेलेंट पॉइंट अराउंड pH 8.5, यहाँ पे ज्यादा जाएगा, मतलब ये बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस HCl और NaOH स्टार्ट pH लो से स्टार्ट होगी 1 pH से, ग्रेजुअल राइज इक्विवेलेंट पॉइंट अराउंड 5.5 टू 6 pH। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में न्यूट्रलाइजेशन कर्व का। वीक एसिड वर्सेस वीक बेस की रिएक्शन होगी, वेरी ग्रेजुअल चेंज होगा, नो शार्प इक्विवेलेंट पॉइंट होगा, डिफिकल्ट टू चूज इंडिकेटर। चलिए अब देखते हैं ग्राफ्स हम। तो देखिए फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा यहाँ पे इक्वल हो रहा है और ये हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, यहाँ से वापस घूम जाएगा। सेकंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यहाँ पे अबाउट 3 के आसपास से pH से स्टार्ट हो रहा है और 8 pH तक जा रहा है, ये 8 pH से वापस हमारा यहाँ से घूम रहा है। उसके बाद देखिए वीक एसिड एंड वीक बेस, स्टार्ट तो 0 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, एक जाता है यहाँ पे 8 तक और फिर वापस से घूम जाता है। और देखिए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे कोई भी शार्प चेंज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी जो आपके नोट्स में न्यूट्रलाइजेशन कर्व आपके टीचर्स ने ड्रॉ करवाएं, जो इजी लगे ना आपको वो चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर लिखना तो है ही, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो चीज़ लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन मतलब इसमें प्रिसिपिटेट्स का फॉर्म होता है। प्रिसिपिटेट का मतलब समझते हो ना आप। डेफिनेशन देखिए प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन की, टाइट्रेशन बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होंगे, मेथड्स यूज होते हैं, बेसिकली डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज होते हैं प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में। फर्स्ट मोहर्स मेथड, जो क्या होता है इसमें डायरेक्ट टाइट्रेशन होती है यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्रोमेट एज इंडिकेटर। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्रोमेट का यूज करके डायरेक्ट रिएक्शन यहाँ पे करवाई जाती है। यूज फॉर क्लोराइड एस्टिमेशन, क्लोराइड का एस्टिमेशन करने के लिए बेसिकली ये मोहर मेथड का यूज होता है, याद रखना ये। और वोलार्स मेथड इनडायरेक्ट और बेक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट एडेड अनरिएक्टेड एज ही टाइट्रेटेड विद थायोसाइनेट, और मतलब कि इसमें एक्सिस ज्यादा अमाउंट में सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया जाता है और जो अमाउंट रह जाता है ना, जो रिएक्शन में काम नहीं आता है जी, वो टाइट्रेट का रिएक्शन करता है थायोसाइनेट के साथ, जो इंडिकेटर के रूप में काम करता है। और मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड सिमिलर टू वोलार्ड मेथड है बट परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू प्रिवेंट डायरेक्ट रिएक्शन। सेम है लेकिन यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में परफॉर्म होगा। फेजांस मेथड, डेफिनेशन सभी की, इतना तो सभी का पता होना चाहिए 2 मार्क्स के लिए आपको। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर है, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन यूज यहाँ पे होता है फेजांस मेथड के अंदर। इंडिकेटर एब्जॉर्ब ऑन टू प्रिसिपिटेट नियर इक्विवेलेंस पॉइंट गिविंग कलर चेंज, प्रिसिपिटेट का कलर चेंज यहाँ पे शो होगा। एस्टिमेशन एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज एस्टिमेट यूजिंग मोहर्स मेथड्स। चलिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। डेफिनेशन देखिए, टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट टाइट्रेशन इसके अंदर होती है, बेक टाइट्रेशन होती है, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन होती है, एल्केलीमेट्री होती है, एसिडिमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है इसकी। मेटल आयन इंडिकेटर यहाँ पे यूज होते हैं, चेंज कलर व्हेन बाउंड फ्री फ्रॉम मेटल आयन, जैसे इरियोक्रोम ब्लैक एंड मैक्सराइड, बेसिकली यहाँ पे मुरेक्साइड बेसिकली यहाँ पे यूज होते हैं एज इंडिकेटर। मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से याद करना, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मास्किंग एजेंट क्या होते हैं? प्रिवेंट अनवांटेड आयन फ्रॉम रिएक्टिंग, जो अनवांटेड आयन होते हैं ना उनको रिएक्शन नहीं करने देते हैं, जैसे साइनाइड, मास्क, आयरन। और डीमास्किंग, रिलीज मास्क आयन फ्रॉम सबक्वेंट टाइट्रेशन, जो मास्क आयंस होते हैं उनको रिलीज करने का काम करते हैं डीमास्किंग। एस्टिमेशन ऑफ एग्जांपल, मैग्नीशियम सल्फेट बाय टाइट्रेशन विद EDTA और कैल्शियम ग्लूकोनेट आल्सो टाइट्रेट विद EDTA। EDTA हमारा एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एजेंट होता है। तो चलिए ग्रेविमेट्री, तो ग्रेविमेट्री भी एक एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय वेइंग ए प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, उसको वे करके रिजल्ट निकाला जाता है। प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? बेसिकली कन्वर्ट एनालाइट इनटू ए प्योर स्टेबल इजीली वेएबल कंपाउंड, मतलब प्रिसिपिटेट के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे इसको चेक किया जाता है। ये प्रिंसिपल काफी डिफरेंट स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले प्रिसिपिटेशन किया जाता है, देन उसके बाद डाइजेशन, एजिंग ऑफ प्रिसिपिटेट, और उसके बाद फिल्टर किया जाता है, फिर प्रिसिपिटेट को वॉश किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है एंड फिर उसके बाद वेट किया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है किसके अंदर? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। चलिए बेटा देखिए, ये लेक्चर हमारा रिवीजन का है।
कंप्लीट लेक्चर देखना। आप सोचो सर इससे तो हमारा कंप्लीट नहीं होने वाला है। देखिए बेटा, अगर आपने इतने दिन स्टडी किया है ना तो काफी मदद आपको मिलने वाली है, और जो बच्चे नहीं करके आए हैं उनके लिए तो आपकी अच्छा होने वाला है। चलिए, डाईएजोटाइजेशन टाइट्रेशन, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है डाईएजोटाइजेशन का? एरोमेटिक प्राइमरी अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड HNO3 टू फॉर्म डायजोनियम साल्ट। मेथड बेसिकली टाइट्रेशन ऑफ एमीन विथ स्टैंडर्ड सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होगी, सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब टाइट्रेशन होगी एमीन की विथ स्टैंडर्ड सोडियम नाइट्रेट के साथ, डायजोनियम टाइट्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। एप्लीकेशन क्या होता है डायजोनियम का? एस्टिमेशन ऑफ सल्फोनामाइड और सल्फा एसिटामाइड वाइडली यूज इन एनालिसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल सल्फा ड्रग्स। जो सल्फा ड्रग्स होती हैं उनका एनालिसिस के लिए डायजोनियम टाइट्रेशन का यूज होता है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में है रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे बेस होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रेडॉक्स टाइट्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ए रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, इसको बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। समझ में आ गया ये चीज? काफी इजी है। अब कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन उनका हमें याद करना है। तो फर्स्ट है सेरीमेट्री। सेरीमेट्री कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इन्वॉल्व टाइट्रेशन विथ सेरिक अमोनियम सल्फेट, और इंडिकेटर यहाँ पे फेरोइन इंडिकेटर और सेल्फ इंडिकेटिंग कलर चेंज फ्रॉम येलो टू कलरलेस। एप्लीकेशन इसका एस्टिमेशन ऑफ आयरन एस्कॉर्बिक एसिड। आयोडीमेट्री प्रिंसिपल डायरेक्ट टाइट्रेशन वेयर आयोडीन एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इंडिकेटर यहाँ पे स्टार्च यूज होता है ब्लू कलर फॉर्म विथ आयोडीन। एप्लीकेशन एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सल्फाइड्स आर्सेनिक कंपाउंड्स। चलिए नेक्स्ट है, काफी कंपाउंड्स हैं, पूछा जा सकता है इनके बारे में, जैसे आयोडोमेट्री है, इनके बारे में पूछा गया है। प्रिंसिपल क्या है? इनडायरेक्ट टाइट्रेशन इसके अंदर होगी, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिबरेट आयोडीन फ्रॉम आयोडाइड एंड लिबरेट आयोडीन इन टाइटेंट। इंडिकेटर यहाँ पे स्टार्च यूज होगा, एडेड नियर एंड पॉइंट के पास यहाँ पे एड होगा। एप्लीकेशन एस्टिमेशन ऑफ कॉपर एंड क्लोरीन, बेसिकली आयोडोमेट्री का यूज होता है। ब्रोमेटोमेट्री प्रिंसिपल टाइट्रेटिंग इन्वॉल्व ब्रोमीन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंडिकेटर यहाँ पे डाई लाइक मिथाइल ऑरेंज और सुटेबल इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज होने वाले। एप्लीकेशन एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फिनोल का एस्टिमेशन करने के लिए ब्रोमेटोमेट्री का यूज होता है। डाइक्रोमेटोमेट्री प्रिंसिपल इन्वॉल्व टाइट्रेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इंडिकेटर एक्सटर्नल इंडिकेटर लाइक पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इंटरनल लाइक डाइफेनाइलेमिन यहाँ पे यूज होता है। एप्लीकेशन एस्टिमेशन ऑफ फेरस साल्ट आयरन। ये याद करने वाली चीजें हैं, एक दो कंपाउंड्स के बारे में आपको पूछा जाएगा। Titration with potassium iodide. Principal potassium iodide is used to liberate iodine from potassium iodide under acidic conditions. Applications estimation of arsenic, antimony and other reducing substance. चलिए यूनिट 5 देखिए, यूनिट 5 में बेसिकली जो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का यूज होता है। बेसिकली मेन मेथड होते हैं कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलेरोग्राफी। तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, एक पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड की डेफिनेशन देखिए, एनालिटिकल टेक्निक बेस्ड ऑन मेजरिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक पोटेंशियल करंट एंड कंडक्टिविटी को यहाँ पे चेक किया जाता है। मेन मेथड है कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलेरोग्राफी। तीन मेथड यहाँ पे यूज होने वाले हैं। फर्स्ट है कंडक्टोमेट्री। क्या होता है? इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरेट होता है ना सॉल्यूशन के अंदर, उसको मेजर किया जाता है। कंडक्टेंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयन एंड देयर मोबिलिटी, कितने आयन्स प्रेजेंट हैं और कितना मोबिलिटी है उनका, उसके अकॉर्डिंग कंडक्टेंस डिपेंड होता है। कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इसके अंदर होते हैं, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ये चीज आपने देखी होगी, डायग्राम वगैरह सब याद कर लेना। सेल कांस्टेंट होता है इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ये कंडक्टिविटी सेल होता है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन मॉनिटर बाय मेजरिंग कंडक्टेंस चेंज, और एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू परफॉर्म की जाती है। एप्लीकेशन एस्टिमेशन ऑफ एसिड बेस साल्ट और यूजफुल व्हेन सॉल्यूशन इज कलर और टर्बिड। इन कंडीशंस में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियोमेट्रिक। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यहाँ पे यूज होता है। ए सिस्टम वेयर ए केमिकल रिएक्शन जनरेट और मेजरेबल वोल्टेज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसके लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होता है, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल के साथ बाइंड होकर काम करते हैं। हाइड्रोजन सेल प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, पोटेंशियल इसका 0 वोल्ट होता है। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड इजी टू यूज होता है, स्टेबल होता है। कैलोमेल इलेक्ट्रोड कंटेन मर्करी एंड मर्क्यूरस क्लोराइड, वेरी कॉमन होता है।
इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स भी यूज होते हैं, जैसे मेटल इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम, गोल्ड, एटीसी के बने हुए होते हैं, रेस्पॉन्स टू रेडॉक्स सिस्टम। ग्लास इलेक्ट्रोड यूज टू पीएच मेजरमेंट, यहाँ से कोई भी एक सेल के बारे में आपको पूछा जा सकता है, या पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में कंप्लीट पूछा जा सकता है। मेथड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट, प्लॉटिंग वोल्टेज वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्लो। एप्लीकेशन क्या होता है पोटेंशियोमेट्री का, पीएच डिटर्मिनेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ये एप्लीकेशन यहाँ पे पोटेंशियोमेट्री का यूज होता है। चलिए लास्ट है पोलेरोग्राफी। पोलेरोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, मेजरमेंट ऑफ करंट एज फंक्शन ऑफ अप्लाई वोल्टेज इन इलेक्ट्रोकेमिकल, कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। एल्कोविक इक्वेशन ये बेसिकली यूज होती है पोलेरोग्राफी के अंदर, डिस्क्राइब द डिफ्यूजन करंट। एल्कोविक जैसे इक्वेशंस जो भी दे रखी है ना, उनके बारे में 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द डिफ्यूजन करंट एंड ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, ये हमारी इक्वेशन होती है ID = 607 and D ½ M 2/3 T 1/6 C। यहाँ पे ID डिफ्यूजन करंट है, N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड है, D हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, M फ्लो रेट ऑफ मर्करी, T हमारा ड्रॉप टाइम है और C कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ये हमारा एल्कोविक इक्वेशन है, पूछा गया है काफी बार, याद रख लेना इसको। चलिए इलेक्ट्रोड्स, जैसे ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, रोटेटिंग प्लेटिनम, काफी इंपॉर्टेंट है। मर्करी ड्रॉप फ्रॉम कंटिन्यूअसली हाई सेंसिटिविटी, रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, सॉलिड इलेक्ट्रोड दैट रोटेट एनहांस मास ट्रांसपोर्ट। कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रोड्स का, एनालिसिस ऑफ मेटल जैसे कि लेड है, जिंक है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है। चलिए ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमने बेसिक कवर किया है, ऊपर से देखा है, रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन है और सभी सब्जेक्ट हमने कवर करवाए हैं। तो यहाँ पे रिवीजन बात हो रही है, 1 शॉट लेक्चर ये हमारा है, काफी हेल्पफुल आपको होने वाला है। तो अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आगे के लेक्चर्स आपको चाहिए या नहीं, क्योंकि जितना डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग ये लेक्चर्स आने वाले हैं। क्योंकि बेटा काफी मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, आपको लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो इतना मेहनत नहीं हो पाएगी इसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।